हाय एवरीवन, माई सेल्फ सुमित तिवारी। और आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट का जो आपका पहला चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट आ रही है कि कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट की कोई भी आपको थ्योरी के पार्ट नहीं मिल रहे हैं या प्रैक्टिकल के पार्ट में नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नोट्स के साथ साथ शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि आपकी जो तैयारी वो बेहतरीन हो सके। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स सबसे पहले आपको स्लाइड शेयर जो मैं लिंक सेंड कर दूंगा वहाँ पे आपको जाके मुझे फॉलो करना होगा। देन आपको वहाँ पे फ्री में कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट के सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है आपका कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। तो जब आप नोट्स डाउनलोड कर लेंगे और उसको राइट डाउन कर लेंगे तो आपको और अच्छे से ये वीडियो जो है वो समझ में आएगा, क्योंकि एट दैट प्रेजेंट टाइम मेरे पास उतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं जिससे कि मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो दे सकूं। हाँ, लेकिन मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपको बेहतरीन कंटेंट दूँ जिसकी वजह से आप अच्छे से अपने प्री बोर्ड या जो भी सेमेस्टर या एंड के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप बेहतरीन कुछ कर पाएँ। तो अब हम बात करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले आप जाइए स्लाइड शेयर पे, वहाँ से नोट्स डाउनलोड करिए। देन फिर आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, तब नोट्स आपके सामने होगा और एक एक लाइन जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से वीडियो को समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर 1 जो है आपका, उसमें कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस है। तो उसमें डेफिनीशन क्या है कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपको, डेफिनेशन देखिए लिखा है कि कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस मीन्स एनी प्लेसेस अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट वेयर द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी अकर्स फॉर द सोसाइटी। तो कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस नॉर्मली आप ऐसे समझिए कि एक ऐसा जगह जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट हो और वह सोसाइटी के लिए उस पर्टिकुलर फार्मेसी को रन कर रहे हो, मीन्स दैट कि वहाँ पे ड्रग की सेलिंग हो रही हो प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, तो वो आपकी क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। देन उसका दूसरा डेफिनेशन भी है, कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस comprises the majority of licensed pharmacists wherein pharmacists review the appropriateness of prescribed medication as part of dispensing process for ambulatory patients। अब इसमें क्या है कि जो कम्युनिटी सेम, केवल वर्ड्स चेंज हो गए हैं, डेफिनेशन दोनों की सेम है। इसमें यह है कि कम्युनिटी फार्मेसी क्या है कि वहाँ भी लाइसेंस्ड मेजॉरिटी के फार्मासिस्ट होते हैं, वह किसी प्लेस पे दुकान खोले होते हैं और वहाँ पे वो ड्रग की सप्लाई करते हैं। तो जो ड्रग की सप्लाई का ये जो फेनोमिना है उसी को आप कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस करते हैं। कम्युनिटी मीन्स दैट की सोसाइटी के लिए, फार्मेसी मीन्स दैट की सेलिंग ऑफ ड्रग टू दी पेशेंट, और ये जो फिनोमिना है उसको आप प्रैक्टिस कहते हैं। तो कुल मिला जुला के शॉर्ट में ये समझिए कि किसी भी स्थान पर लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट किसी अगर समुदाय के लिए या किसी कम्युनिटी के लिए ड्रग की सेलिंग करता है तो वो प्रैक्टिस क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस है। अब दूसरी इसमें बात आ गई एम्बुलेटरी पेशेंट्स, क्योंकि कम्युनिटी जो फार्मेसी प्रैक्टिस है, जब आपको कोई भी केमिस्ट है अगर वो दुकान खोलता है तो वो तो एडमिट करता नहीं है। तो बात आती है एम्बुलेटरी पेशेंट की, जो कि आपको नोट्स में प्रोवाइड किया गया है, उसमें जाके देखेंगे तो एम्बुलेटरी पेशेंट एक हेडिंग है। तो एम्बुलेटरी पेशेंट वो पेशेंट होते हैं जो कि डॉक्टर्स के चिकित्सा के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त करते हैं और उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता है। ऐसे पेशेंट को आप एम्बुलेटरी पेशेंट या आउट पेशेंट कहते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें ये आपका है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है कम्युनिटी फार्मेसी का आपके इंटरनेशनल और नेशनल सिनेरियो में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो आपका कम्युनिटी फार्मेसी है वह क्या है, वो आपके हेल्थ केयर सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा प्रभाव डालता है उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो अब ओवरव्यू नोट्स में ओवरव्यू जब चैप्टर ओवरव्यू ओपन करेंगे, द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम वर्ल्ड वाइड। Pharmacies with well-organized practice can go a long way to ensure the quality health care for the patients। तो ये जो प्रोफेशन है आपकी फार्मेसी का, ये एक बहुत ही बड़ा पार्ट है आपके हेल्थ केयर सिस्टम का। अब आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये बहुत बड़ा पार्ट है। मान लीजिए कि अगर दवा ना हो और हेल्थ केयर सिस्टम में आपके पास वेल मेंटेन्ड इक्विपमेंट्स हो,
सारी चीज़ें, हॉस्पिटल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बहुत बेहतरीन सारी चीज़ें हो, लेकिन दवा ही ना हो। आपको पता हो कि पर्टिकुलर पेशेंट फीवर से सफ़र कर रहा है, बट आपके पास दवा नहीं है, तो क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। इसीलिए फार्मेसी को आपके हेल्थ केयर सिस्टम का सबसे बड़ा इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। दूसरा जो पॉइंट है, इन द पास्ट फार्मासिस्ट वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस ओनली। पिछले समय में एक ओवरव्यू जब की बात करते हैं, तो पिछले समय में जो हमारे केमिस्ट थे, जो हमारे फार्मासिस्ट थे, उनका केवल एक ही वर्क था कि वह मेडिकेशन को डिस्पेंस कर सकते हैं। उनके पास दूसरा और कोई काम नहीं था। थर्ड पॉइंट पे जब हम जाते हैं, स्लोली धीरे धीरे जैसे ही मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम शिफ्ट होते गए, ट्रेडिशनल सिस्टम टू मॉडर्न सिस्टम है, तो स्लोली द ट्रेडिशनल रोल ऑफ फार्मासिस्ट इज एक्सपैंडिंग एंड नाउ फार्मासिस्ट आर प्लेइंग अ रोल एज अ वाइटल टीम मेंबर इन द डायरेक्ट केयर ऑफ पेशेंट्स, स्पेशली द न्यू जनरेशन फार्मासिस्ट हु हैव फार्म डी। तो पहले क्या था कि पहले जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें केवल फार्मासिस्ट का काम था कि डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे उसको देखना, उसको रिव्यू करना और उसी के अकॉर्डिंग केवल मेडिसिन को प्रोवाइड कर देना। लेकिन अब जो नए जनरेशन के फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने फार्म डी कंप्लीट कर दिया है, उनका रोल बहुत ही आगे बढ़ चुका आप कह सकते हैं, क्योंकि उनको डायग्नोसिस से लेके और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि केवल एक MBBS डिग्री का डॉक्टर कर सकता है, वो फार्म डी को प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इस तरह से हम हेल्थ जो केयर हमारा सिस्टम है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं चीज़ों को। थर्ड जो पॉइंट है, फार्मासिस्ट प्ले अ मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विस बाई मीन्स ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी सर्विसेज इन रूरल एरिया वेयर फिजिशियन वेयर नॉट अवेलेबल एंड वेयर फिजिशियन सर्विसेज आर टू कॉस्टली फॉर मीटिंग द हेल्थ केयर नेसेसिटीज़। अब तीसरा जो पॉइंट है आपका, वो फार्मेसी कैसे मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि अभी इलिटरेसी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है नहीं, और सभी लोग MBBS बन नहीं जाते हैं। तो इसलिए जो हमारे फार्मेसी है, फार्मासिस्ट के ग्रुप के लोग हैं, वह जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे फार्मेसी ओपन कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं जो माइनर एलिमेंट्स है कह सकते हैं, जैसे कुछ चीज़ें हैं जिनको वो खुद से ट्रीट कर पाते हैं, और या जहाँ पे लोग बहुत महंगे महंगे डॉक्टरों को परचेज़ नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे भी लोग फार्मासिस्ट का यूज़ करते हैं, और फार्मासिस्ट उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। क्योंकि फार्मासिस्ट, आज के मॉडर्न फार्मासिस्ट को ये नॉलेज होता है कि किस पर्टिकुलर डिजीज़ में कौन सी एक कह सकते हो कि प्री लेवल की जो मेडिसिन है उसको प्रोवाइड किया जा सके। क्योंकि अगर कोई मानिए कि अगर कोई ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके में ना बहुत ही अच्छी फार्मेसी है और ना बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो अगर उसको प्राइमरी लेवल पे कोई मेडिकेशन हेल्प चाहिए तो वो आप एक फार्मासिस्ट के तौर पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। So the pharmacist comprises the third largest healthcare professional in the world, and the pharmacy profession has been evolving steadily over the last decade in India. तो जो आपके फार्मासिस्ट हैं वो कंप्राइजेस बने हुए थर्ड लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। जैसे अगर हायरार्की की बात करते हैं तो जो हमारे फार्मासिस्ट के ग्रुप है, जो हमारे फार्मासिस्ट लोग हैं, उनका तृतीय स्थान आता है। एंड फार्मेसी प्रोफेशन हैज़ बीन इवॉल्विंग स्टेडली ओवर द लास्ट डिकेड इन इंडिया। और पिछले 10 सालों में जो हमारे फार्मेसी जो प्रोफेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि जो हमारे PCI के द्वारा स्लैबसेज हैं और भी बहुत सारे नॉर्म्स हैं जो कि चेंज किए जा रहे हैं, और अभी भी उस पर काम चल रहा है। तो उससे क्या है कि जो एरिया ऑफ वर्क है वह केवल डिस्पेंसिंग से ना होकर और भी बहुत सारी चीज़ों में बढ़ गया है, जिसकी वजह से आप एक अच्छे प्रोफेशन के साथ जाते हो, अच्छी सैलरी मिलती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप उसमें इंडल्ज होना चाहते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, टुडे फार्मासिस्ट हैव एक्सपेंडेड देयर रोल फ्रॉम डिस्पेंसिंग टू फार्मास्यूटिकल केयर बाय मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट ऑफ मेडिकेशन एंड देयर सेफ्टी। अब क्या है कि जो फार्मासिस्ट का रोल पहले भी था, लेकिन अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से हो गया है तब से हम दवाओं को बनाते हैं। और पहले क्या था कि जब हम दवाएं बनाते थे तो वो डॉक्टर के सुपरविज़न में बनाते थे, तब हमारे पास फार्माकोपिया का कोई नॉलेज नहीं था, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि फार्माकोपिया क्या होती हैं, उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन सी फार्माकोपिया कब आई, लेटेस्ट एडिशन की फार्माकोपिया कब है। तो अब इनका नॉलेज धीरे धीरे फार्मासिस्ट को हो गया है। तो आज के जो फार्मासिस्ट हैं वह जब रिसर्च में जाते हैं तो कोई पर्टिकुलर अगर ड्रग पे काम करते हैं
तो वो ये देखते हैं कि किसी को कौन सी ऐसी ड्रग है, जैसे फीवर ही मान लीजिए, तो अगर आपका निमोसुलाइड भी है, पैरासीटामॉल भी है, और भी बहुत सारे मेडिकेशंस हैं, तो कम से कम साइड इफ़ेक्ट में मैक्सिमम इफेक्ट देने की जो आप कह सकते हो प्रोसेस को पूरा करते हैं, वो अब फार्मासिस्ट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे आ चुका है। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो कि आप कह सकते हो कि न्यू जनरेशन के जो फार्मासिस्ट हैं उनके लिए वर्कलोड बढ़ गया है। तो वर्कलोड बढ़ने के साथ साथ आप कह सकते हो कि जब काम बढ़ता है तो मनी भी बढ़ती है। तो आपको जब एक अच्छी नौकरी मिलती है तो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। सो नेक्स्ट है, with the increase in workload related activities, it has directly or indirectly influenced the quality of work delivery and job satisfaction in the pharmacist। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए एक कोई भी इंस्टीट्यूशन मान लीजिए, उसमें एक हायरार्की है कि एक बंदा केवल ऐसे ही बैठा रहता है, दिन भर उसके पास कोई काम नहीं है, बट सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाती है। लेकिन एक उसी इंस्टीट्यूशन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास काम है, वो अपने आप को वेल मेंटेन रखता है, टाइमली चीज़ों को करता है, और सैलरी भी उसकी भी ठीक ठाक है। तो कहीं ना कहीं जॉब सेटिस्फैक्शन तभी होता है कि आप 1-2 दिन तो मज़े में काम चलाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपको काम ना करने के पैसे दिए जाएँ तो वो भी आपको सेटिस्फाई नहीं लगता है, कि नहीं, कहीं ना कहीं इनर हर्ट से आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो जैसे जैसे आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ता जाता है, उसके साथ साथ आपको लगता है कि हाँ, अब आपको कुछ जिम्मेदारी भरा काम मिल रहा है, फिर उसके आपको पैसे मिलते हैं। तो जब आप वर्क को डिलीवर करते हो, अपने रुचि, आप कह सकते हो रुचि लेके जब काम करते हो, तो एक जॉब सेटिस्फैक्शन वाला भी आपके अंदर फील होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जॉब सेटिस्फैक्शन इज डिफाइंड एज अ रिएक्शन ऑफ वर्कर विद रिस्पेक्ट टू देयर रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉयज देम। अब बात करते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन होता क्या है। जॉब सेटिस्फैक्शन को आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा है, तो उसके रिएक्शन से, कि एक रुचि आप कह सकते हो। तो अगर आप जॉब सेटिस्फैक्शन मीन्स दैट कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वहाँ पे आप सेटिस्फाई नहीं है, तो हो सकता है कि चीज़ों को आप अच्छे से ना करें, तो जो आप डिलीवर करना चाहते हैं, जो आप एक्सपेक्टेशन करता है ऑर्गेनाइजेशन आपसे, वो आप उसको नहीं दे पाएंगे। तो जॉब सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू ग्रो इन एनी सेक्टर और इन एनी एरिया। लास्ट है, जॉब सेटिस्फैक्शन मेनली क्या है, इट इज़ द डिग्री, ये मापने का एक तरीका है ऑफ फेवरेबलनेस विथ which employees view their work and is important contributing factor toward a person motivation and productivity। अब मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, घर में ही काम ले लीजिए। जैसे घर में अगर आपको कोई काम दिया जाता हो और उसमें आपकी रुचि ना हो, तो आप बेहतरीन ढंग से नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपकी रुचि है अगर किसी चीज़ में, तो आप उसको बेहतर से बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप खुद को ऊर्जावान भी पाते हैं। जब आप अपने काम के अनुरूप काम मिलता है आपको, तो आप ऊर्जावान भी महसूस करते हैं और उस काम को गति मिलती है, वो काम आप तेज़ी से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसा पैरामीटर्स हैं, जैसे अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना है ओवरव्यू कि इंडियन और इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है। तो इंटरनेशनल सिनेरियो तो आप एक बार देख लीजिएगा, बाकी हम यहाँ इंडियन सिनेरियो की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सैलरीज एंड अपॉर्चुनिटीज़ की, कि हमारे यहाँ सैलरी क्या है और कहाँ किस किस विभाग में हमारे पास नौकरियों की अवसर हैं, अगर हम फार्मेसी डिपार्टमेंट में या कम्युनिटी फार्मेसी से रिलेटेड होते हैं, या कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं। जैसे अगर किसी इंस्टीट्यूशन को, अगर आपको कह सकते हो कि एग्जांपल देके कहना हो कि अगर कंपेयर करना हो कि कौन सा इंस्टीट्यूशन बेहतर है, तो आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आप उसके स्टडी की बात करते हैं, आप उसके कॉलेज के प्लेसमेंट की बात करते हैं, प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट पास आउट हैं वो कहाँ पे प्लेस है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसी तरह जो हमारा सिनेरियो है इस समय और क्या होना चाहिए, ये भी हम बात देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं तो आपकी आय कितनी है, और दूसरी बात की अवसर क्या हैं। अगर आप फार्मेसी करते हैं तो अवसर क्या हैं और क्या क्या अवसर होने चाहिए। तो सबसे पहले बात अगर हम बात करते हैं, सो द पे स्केल शुड बी रीजनेबल and competitive for every specialty of the pharmaceutical field to prevent exploitation, since the salaries are considerably less in private hospitals, community pharmacist and the industry। जो आपका पे स्केल होना चाहिए, जो आपका वेतन भत्ता होना चाहिए,
वह न्यूनतम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो, आपको उत्पीड़ित किया जा रहा हो और आप कम करे जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हेल्थ केयर सिस्टम को वो बूस्ट करने में काम ना करें। दूसरी बात, फार्मेसी गवर्नमेंट, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। फार्मेसी गवर्निंग बॉडीज लाइक PCI and AICTE should stop issuing license for opening new pharmacy institution due to current lack of vacancy for already pass out graduates and due to prevailing concern about the quality of education provided in pharmacy institution। तो सबसे पहले आप दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत से फार्मेसी कैंडिडेट पास आउट होते जा रहे हैं हर साल, लेकिन हमारे इंडिया के सिनेरियो में देखा जाए तो कोई बहुत ऐसा बड़ा इनिशिएटिव्स नहीं लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि फार्मासिस्ट को कहीं ना कहीं प्लेस किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो PCI और AICTE है, तो इनको जो नए कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं इनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कम से कम कॉलेजों को अप्रूवल देना चाहिए कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पर ईयर कम पास आउट हों, और कोई ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या कोई भी ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में हर जगह आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है कि अगर फार्मेसी का कोई भी डिपार्टमेंट है तो विदाउट फार्मासिस्ट वो चीज़ रन नहीं करेगी। क्योंकि आज हम देखते हैं कि अगर मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव है या आप इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं, जैसे BSc हैं, BA हैं, ग्रेजुएट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग जाना भी नहीं चाहते हैं, इंडस्ट्री में लोग जाना भी नहीं चाहते हैं। अगर जो लोग जाना भी चाहते हैं तो वहाँ पे कम पैसे पे लोगों को हायर कर लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्केल जो है वो एक मैंडेटरी नहीं है कि अगर आप किसी कैंडिडेट को रख रहे हैं तो मिनिमम आपको चार्जेस देने हैं। तो इसके लिए भी आपको कम से कम कोई रूल रेगुलेशन आने चाहिए। और सबसे पहले ये बात कि जिनके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, जैसे BSc के कैंडिडेट हो गए, BA के कैंडिडेट हो गए, जो कि इंडस्ट्री में जाके या एज अ मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव वर्क करते हैं, तो महाराष्ट्र ने जैसे रूल इम्प्लीमेंट कर दिया है कि अगर जो कोई भी फार्मासिस्ट नहीं होगा तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग सारे स्टेट्स को ये ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए, और जिसकी वजह से नई वैकेंसीज का आप कह सकते हैं सृजन होगा, जनरेशन ऑफ द न्यू वैकेंसीज। और तो ये सेल्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इन अगर तीनों चारों लाइन को देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे भारत में एक अच्छी, अगर कह सकते हैं कि फार्मासिस्ट की जो वेतन है वह नहीं है, और जो अवसर मौके हैं वो बहुत ही बेहतर नहीं है। तो इंटरनेशनल और नेशनल सिनेरियो की बात की जाए तो कंसिडरेबली इंडिया में अभी बहुत अच्छी हालत नहीं है, ये कह सकते हैं। अब एक और पैरामीटर है रिकॉग्निशन ऑफ फार्मासिस्ट। अब जैसे उपाधि क्या देते हैं आप, फार्मासिस्ट को किस नज़रिए से देखा जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फार्मासिस्ट सोसाइटी के लिए वर्क कर रहा हो, बट उसे वो फ्रूटफुलनेस आप कह सकते हो कि वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो उसको मिलनी चाहिए। सो सबसे पहले तो फार्मासिस्ट कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, जो कि पिछले हम 2 टॉपिक से कहते आ रहे हैं कि इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी हेल्थ केयर बाई वर्किंग अलॉन्ग विथ फिजिशियन। तो रिकॉग्निशन की अगर बात करें तो कब फार्मासिस्ट को गौरवान्वित महसूस होगा, अगर फिजिशियन के साथ वर्क करने का मौका दिया जाए, जो कि अब धीरे धीरे चीज़ें शिफ्टेड हो रही हैं। ये पहले की चीज़ें हैं, सिनेरियो 2015-14 को लेके, क्योंकि अभी करंटली कोई भी चीज़ें अपडेट नहीं हुई हैं, और आप कोई भी अगर बात करते हैं तो एक डेटा के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो फार्मेसी की अभी इंडिया में वो वैल्यू नहीं है जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में है, इंटरनेशनल लेवल पे है। तो सबसे पहले तो फार्मासिस्ट को एक फिजिशियन के साथ वर्क करना चाहिए, करने देने का मौका देना चाहिए, ताकि उसको भी बहुत ही बेहतरीन महसूस हो। सेकेंड है, अ टीम ऑफ 5-6 फार्मासिस्ट शुड बी अपॉइंटेड इन PHC एट पंचायत लेवल, इन CHC एट द ब्लॉक तहसील लेवल। रिकॉग्निशन की अब बात करें तो हम देखते हैं कि केमिस्ट की और फार्मासिस्ट की हर जगह बहुत ही कमी होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर इस स्टेप से नई वैकेंसीज का भी सृजन होगा। सो द अ टीम ऑफ 5-6 फार्मासिस्ट, 5 से 6 फार्मासिस्ट की जो अपॉइंटमेंट है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे कर देना चाहिए, जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, और दूसरा पंचायत लेवल पे जो सामुदायिक केंद्र है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे ब्लॉक या तहसील लेवल पे अपॉइंट कर देना चाहिए। जिसकी वजह से कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी जब ज़्यादा होंगी तो फार्मेसी में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग अच्छे नज़र से देखेंगे भी। नेक्स्ट है, देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ अ फार्मेसी ऑफिसर अंडर अ मेडिकल ऑफिसर एट द CHC एंड PHC लेवल, एंड सिमिलरली इन द डिस्ट्रिक्ट
comma there should be the presence of chief pharmacy officer working under a chief medical officer. तो देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ फार्मेसी ऑफिसर. अब जैसे 5-6 लोगों की कम्युनिटी बनी तो उसके ऊपर वर्क करने के लिए कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन होना चाहिए जो कि उनको डायरेक्ट कर पाए, जिसकी वजह से उसको भी थोड़ा कह सकते हो कि सीनियरिटी का उसको भी मज़ा आएगा, तो वो भी अपने वर्क को एंजॉय कर पाएगा. और उसके बाद CPO आपका भी होना चाहिए, चीफ फार्मेसी ऑफिसर, जो कि वहाँ के फार्मेसी ऑफिसर्स को हैंडल करे. और वो किसके अंडर होगा? चीफ मेडिकल ऑफिसर के, और उसको हैंडल चीफ मेडिकल ऑफिसर करेगा. तो ये सारे पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट है वर्किंग प्रैक्टिस. अब हम एक और पैरामीटर है वर्किंग प्रैक्टिस, वो हम देखने की बात करते हैं कि और तीसरा कौन सा पैरामीटर है जिससे कि हम कम्युनिटी जो हमारे फार्मासिस्ट हैं उनके इंटरनेशनल और नेशनल सिनेरियो को कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा बेटर है. सो द फार्मासिस्ट शुड बी मेजरली इन्वॉल्व इन एंड एम्प्लॉयड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल्स ड्यू टू देयर एक्सपर्टीज इन द फील्ड. अब वर्किंग प्रैक्टिस की बात करते हैं तो जब D.Pharm या B.Pharm कैंडिडेट होता है तो वह एक्सपर्टीज़ होता है किसमें? मेन थ्योरेटिकल को तो पार्ट होता है, बट वह प्रैक्टिकली भी बहुत ही इंडल्ज होता है. लाइक प्रिपरेशन ऑफ द फॉर्मुलेशन को बनाना, उसके बारे में जानना, और प्रोसेस क्या होती है, जैसे टैबलेट बनाते हैं, सिरप बनाते हैं, या कोई भी अगर प्रिपरेशन बनाते हैं तो वो 2 साल या 4 सालों में बहुत ही अच्छे तरीक़ों से सीख जाता है. तो इसलिए उसको फार्मास्यूटिकल फील्ड की तरफ जाना चाहिए जहाँ पे BA और BSc वाले के ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट भर गए हैं जिनको कोई बेसिक नॉलेज नहीं है. सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं प्रेजेंटली अ नंबर ऑफ आर्ट एंड साइंस ग्रेजुएट विद नो बेसिक नॉलेज अबाउट फार्मास्यूटिकल वर्क इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. वर्किंग प्रैक्टिस की बात करें तो फार्मेसी का दूसरा विघटन क्यों है? क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ अनएलिजिबल कह सकते हैं कि इनएलिजिबल पर्सन वहाँ पे काम कर रहे हैं. जैसे BA है, BSc वाले, तो उनको क्या नॉलेज है ड्रग के बारे में, लेकिन वहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं और एक्सपीरियंस की बेसिस पे उनका ग्रोथ धीरे धीरे उसमें होता रहता है. तो जैसे जैसे वो शिफ्टिंग होती है, अगर BA BSc कैंडिडेट भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आ जाएंगे तो फार्मेसी के डिपार्टमेंट लोगों की वो वैल्यू नहीं होगी जो कि होनी चाहिए. तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सम मेजर टू बी टेकन बाय PCI टू इम्प्रूव फार्मेसी प्रैक्टिस शुड बी प्रोहिबिटिंग फिजिशियन फ्रॉम स्टोरिंग मेडिसिन इन एब्सेंस ऑफ अ फार्मासिस्ट. इसके बाद बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी क्लिनिक के बगल में ही अपनी शॉप खोल ली है. अब ये काम किसका है? केमिस्ट का है, लेकिन वो किसी का लाइसेंस लेके या दे के जो भी करी, कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट अपनी रेपुटेशन खुद भी डाउन करते हैं. अपने लाइसेंस को किसी दूसरे ऑनर को दे के रन कराते हैं, और वो मालिक बैठा होता है, कुछ दिन बाद वो डॉक्टर साहब हो जाता है, और वो दूसरे के लाइसेंस पे वो मज़े लूटते रहते हैं. तो PCI की द्वारा ये इनिशिएटिव्स लेनी चाहिए कि अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे, या आप भले ही फिजिशियन हैं, आपके पास हायर लेवल की डिग्री है, बट आप ड्रग या मेडिसिन को स्टोर नहीं कर पाएंगे. कंपल्सरी मेंशन द नेम ऑफ द फार्मासिस्ट हु डिस्पेंस द प्रिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द फिजिशियन हु इशूड द प्रिस्क्रिप्शन. और नेक्स्ट ये बात रही कि इसको कैसे रोका जा सकता है. तो जो भी व्यक्ति वहाँ पे जो भी व्यक्ति या फार्मासिस्ट अगर ड्रग डिस्पेंस कर रहा है तो उसको अपने सिग्नेचर और मोहर के साथ उस पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन को अप्रूव करना होगा, और जो फिजिशियन है वो भी प्रिस्क्रिप्शन को इशूड करेगा. और वर्किंग प्रैक्टिस की कोई भी फार्मासिस्ट, जो कि अभी तो चलता ही है, अभी तो चल ही रहा है, बहुत पहले से ही आ गया कि आपका पर डे हावर 8 आवर से ज़्यादा आप वर्क नहीं कर सकते हैं. तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो कि इंडियन सिनेरियो में चेंज होनी चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको अगर हमें और भी बेहतर ले जाना है तो इसके ऊपर और काम करना पड़ेगा. और बात करते हैं लास्ट पॉइंट जो है आपके इंडियन और इंटरनेशनल सिनेरियो का, वो है कि एजुकेशन एंड फार्मेसी रेगुलेशन, कि हमारे यहाँ क्या पॉलिसी है एजुकेशन को लेके. क्योंकि सबसे पहले बात करें तो D.Pharma जैसे कोर्स को बहुत ही कुछ ही कंट्रीज़ हैं जो कि रन कराती हैं 2 साल के, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और भी बहुत जहाँ पे इटली, ये सारे जो फ्रांस, ये सारी कंट्रीज़ हैं, ये आपके D.Pharma को प्रमोट नहीं करती हैं. क्योंकि उनका मानना ये है कि 2 साल में उसके पास उतना नॉलेज नहीं हो पाएगा जो कि एक 4 साल के बैचलर कैंडिडेट के पास नॉलेज होंगी. सो क्या पॉलिसी है अपने यहाँ, अगर आपको कह सकते हो कि फार्मासिस्ट बनना है तो उसमें सबसे पहले आपको मिनिमम डिप्लोमा की डिग्री लेनी होगी. एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज दैट अलाउ कैंडिडेट अर्निंग बोथ द 2-year डिप्लोमा एज वेल एज 4-year डिग्री प्रोग्राम इन फार्मेसी. इसके बावजूद भी हमारी जो कह सकते हो कंडीशन वो बहुत ही ख़राब है.
रेस्पेक्टिवली टू द प्रैक्टिस एज इंडिपेंडेंट फार्मासिस्ट। और हमको प्रैक्टिस भी करने, स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने देना चाहिए कि हम कम से कम अगर माइनर या मेजर सर्जरी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम डायग्नोज तो कर ही सकते हैं पेशेंट को। दिस प्रैक्टिस इज अनलाइक टू डेवलप्ड कंट्रीज वेयर कैंडिडेट होल्डिंग अ डिप्लोमा इन फार्मेसी डू नॉट होल्ड मेनी पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एज कैंडिडेट होल्डिंग अ 4-year फार्मेसी डिग्री। अब जैसे अपने यहाँ बहुत सारी चीज़ों को है जो कि डिप्लोमा डिग्री के कैंडिडेट को दिया गया है, लेकिन जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वह कोई किसी भी प्रकार का पावर नहीं देती हैं डिप्लोमा कैंडिडेट को जो कि आपके 4-year बैचलर डिग्री के पास होता है। तो कहीं ना कहीं अगर फार्मेसी प्रोफेशन को इंक्रीज़ करना है तो जो नंबर ऑफ कोर्सेज़ हैं उनको भी कम करना पड़ेगा, कि जैसे कि मिनिमम 2 year का ना हो कि एक मिनिमम 4 year का हो, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे, घटेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो वैकेंसीज़ की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जो डिप्लोमा का कोर्स है, जो डिप्लोमा का सिलेबस है वह ईयरली चेंज नहीं होता है या उसके करिकुलम में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। बट आपके बी फॉर्म में ऐसा नहीं होता है। बी फॉर्म में नियरली 1 to 2 year पे इनके करिकुलम या आप कह सकते हो कि इनके जो सिलेबस है उनमें चेंजमेंट आता रहता है। तो ये आपका रहा चैप्टर नंबर 1, जो कि एक बहुत ही संक्षिप्त में समझाने का कोशिश किया है मैंने। बाकी कैसा रहा, जो अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको और बेहतरीन तरीके से समझा पाऊँ। हालांकि इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में या इस पर्टिकुलर बुक के कह सकते हो जो नया सिलेबस आया है, तो इसमें ये मेरी पहली वीडियो है। और बाकी मैं कोशिश करूँगा कि बाकी और भी जो वीडियोस हैं जिनकी मैंने पीपीटी पहले से अपलोड कर दी है, आप जाके आराम से 1st, 2nd और 3rd यूनिट के जो नोट्स हैं यहाँ पे इजीली आप बहुत ही कंसोलिडेटेड नोट हैं, आप खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।